वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग AKTU के यूनिट फर्स्ट का। दोस्तों ये पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है जिसके अंदर हम पांचों यूनिट्स की डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे, उनके अंदर हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे आज की वीडियो में यूनिट फर्स्ट से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डेटा वेयरहाउसिंग सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो डेटा वेयरहाउसिंग होता क्या है, उसके की फीचर्स क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो भाई डेटा वेयरहाउसिंग का मतलब होता है, डेटा वेयरहाउस एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है। सेंट्रलाइज रिपोजिटरी मतलब जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है। वेयरहाउस क्या होता है, जहां पे सामान रखा जाता है, यानी कि किसी भी कंपनी का वेयरहाउस क्या होगा, उस कंपनी का प्रोडक्ट जहां पे रखा जाएगा उसको वेयरहाउस बोल देंगे। तो ये क्या है, डेटा वेयरहाउसिंग क्या है, ये एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होती है जहां पे हम डेटा को लार्ज अमाउंट में मैनेज भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। डेटा कहां से आ रहा होता है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ताकि उसकी हम एनालिसिस कर पाए और रिपोर्टिंग कर पाए। तो डेटा वेयरहाउसिंग क्या है, डेटा वेयरहाउसिंग एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है जिसका हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए। और डेटा कैसा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि काफी सारे सोर्सेज से आता है, जिसके बाद हम जब उसको स्टोर कर लेते हैं तो उसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसीलिए डेटा वेयरहाउसिंग, इसी चीज को हम डेटा वेयरहाउसिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इनटू ए यूनिफाइड फॉर्म या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म या कंसिस्टेंट फॉर्मेट में। हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया, ठीक है, हमारे पास फ्रूट्स वाला डेटा आ गया, वेजिटेबल्स वाला डेटा आ गया, अब वो मिक्स्ड है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको एक पार्टिकुलर यूनिफाइड फॉर्म भी दे सकते हैं या उसको एक पार्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं कि भाई ये तो फ्रूट्स वाला डेटा हो गया है, ये हो गया वेजिटेबल्स वाला डेटा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डेटा वेयरहाउसिंग होती है। अब इसके की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये पहले की फीचर्स क्या है, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी ये फोकस करता है स्पेसिफिक थीम्स पे, लाइक सेल्स के रिलेटेड डेटा क्या है, मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा क्या है, या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डेटा क्या है, ताकि हम इंफॉर्मेशन जो पार्टिकुलर थीम या पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाए और उसके ऊपर हम ओवरऑल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है पहला, तो उसकी फीचर क्या है, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि डेटा वेयरहाउस जो है वो स्पेसिफिक थीम्स के ऊपर फोकस करता है, जैसे कि सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ये ना हो कि भाई हम इंफॉर्मेशन लेना है वेजिटेबल्स की, हमको फ्रूट्स की भी इंफॉर्मेशन साथ के साथ मिल जाए, नहीं, हमें सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, ओके, जिसके लिए हम आए हैं। दूसरा ये इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब डेटा वेयरहाउस इंटीग्रेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डेटा वेयरहाउस क्या करता है, वो काफी सारे सोर्सेज से डेटा को इंटीग्रेट करता है इन ए रिलायबल फॉर्मेट। किस चीज में, एक रिलायबल फॉर्मेट। हमारे पास काफी सारे सोर्सेज से डेटा आया, उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट किया और एक पार्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, जिससे कि कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तीसरा ये टाइम वेरिएंट होता है, यानी कि डेटा जो होता है वेयरहाउस के अंदर, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के हिसाब से मेंटेन करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, हिस्टोरिकल एनालिसिस में हेल्प मिलती है और कंपैरिजन ओवर टाइम के केस में इसको हेल्प मिलती है। जैसे भाई हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है, अब हमको देखना है कि पिछले 10 दिनों के अंदर क्या डेटा आया है, पिछले 20 दिनों के अंदर क्या डेटा रहा है, इसीलिए ये टाइम वेरिएंट होता है, यानी कि इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। चौथा इसका की फीचर है, ये नॉन वॉलेटाइल होता है। नॉन वॉलेटाइल मतलब डेटा जो है वेयरहाउस के अंदर वो परमानेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिससे क्या होता है कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में, डिलीट नहीं हो सकते। नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी कि परमानेंट रहेगा डेटा, हमेशा जैसा हमारे पास आया था वैसा रहेगा, ठीक है। जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड डेटा की, वो प्रिजर्व रह पाए और हमें हेल्प मिल पाए जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है। डेटा वेयरहाउस सिंपल समझो, एक क्या है, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है जहां पे हम डेटा को स्टोर और मैनेज कर रहे हैं। इसकी की फीचर्स के बारे में बात करें तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, दूसरा इंटीग्रेटेड है, तीसरा ये टाइम वेरिएंट है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे इसको हम मैनेज कर पाएंगे, और नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या है डेटा वेयरहाउस के। तो सबसे पहला कंपोनेंट है, कंपोनेंट यानी कि डेटा वेयरहाउस के अंदर यूज क्या क्या चीज होती है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है ऑपरेशनल सोर्स। तो ऑपरेशनल सोर्स क्या होता है, डेटा सोर्स फॉर द वेयरहाउस सच एज ऑपरेशनल डेटाबेस और एक्सटर्नल डेटा। ऑपरेशनल सोर्स वो डेटा सोर्स होता है वेयरहाउस का, जैसे कि ऑपरेशनल डेटाबेसेस हो गए या एक्सटर्नल डेटा होगा, ये क्या होगा, उसका ऑपरेशनल सोर्स होगा। दूसरा है हमारे पास लोड मैनेजर। लोड मैनेजर का काम क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सट्रैक्टिंग एंड लोडिंग डेटा इनटू द वेयरहाउस।
ठीक है जी। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है डेटा को और कैसे लोड करना है डेटा को वेयर हाउस के अंदर, ये लोड मैनेजर का काम होता है। और ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है। तीसरा वेयर हाउस मैनेजर होता है, यानी कि ये वेयर हाउस प्रोसेसेस को मैनेज करता है, जैसे कि डेटा एनालिसिस हो गया, एग्रीगेशन हो गया, बैकअप हो गया, कलेक्शन हो गया, डीनॉर्मलाइजेशन हो गया। ये सारी चीजों को कौन मैनेज करता है? वेयर हाउस मैनेजर मैनेज करता है। तो अभी तक हमने तीन कंपोनेंट्स पढ़े। ऑपरेशनल सोर्स यानी कि डेटा सोर्स फॉर द वेयर हाउस, उसको ऑपरेशनल सोर्स बोलते हैं। दूसरा लोड मैनेजर, लोड मैनेजर का काम क्या होता है? वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, लोड करेगा वेयर हाउस के अंदर। तीसरा है वेयर हाउस मैनेजर, वेयर हाउस मैनेजर का काम क्या होता है? ये वेयर हाउस की प्रोसेसेस को मैनेज करता है, जैसे कि डेटा एनालिसिस, एग्रीगेशन, बैकअप, कलेक्शन आदि आदि। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेरी मैनेजर। तो क्वेरी मैनेजर क्या आता है? ये यूजर की क्वेरीज को मैनेज करता है। ठीक है। चौथा है ETL टूल्स, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ट्रांसफॉर्म इनटू इट टू फिट इन द वेरियस हाउस स्कीमा एंड लोड इट इनटू वेयर हाउस। तो ETL टूल्स क्या होते हैं? ई का मतलब क्या है? एक्सट्रैक्ट, टी का मतलब ट्रांसफॉर्म, एल का मतलब लोड। तो इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ETL टूल्स क्या है? सबसे पहले डेटा को वेरियस सोर्सेज से हमको एक्सट्रैक्ट करना है। ETL टूल क्या करता है? सबसे पहले तो काफी सारे सोर्सेज से जो डेटा आएगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करेगा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। काफी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसको हम स्कीमा बोलते हैं। वेयरहाउस के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो होता है, जिस हिसाब से वेयरहाउस के अंदर डाटा रखा होता है ना, उसको हम स्कीमा बोल रहे थे। तो एक उस डेटा को जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा एक पर्टिकुलर वेयरहाउस स्कीमा के अंदर, और उसके बाद लोड कर देता है वेयरहाउस के अंदर। ये ETL टूल्स का काम है। पांचवा है हमारे पास सेंट्रल डेटाबेस। तो सेंट्रल डेटाबेस क्या करता है? ये सारे बिजनेस डेटा को वेयरहाउस के अंदर स्टोर करता है, ताकि हमको इजी हो जाए कि हम इस डेटा की रिपोर्टिंग कर पाए और उसका एनालिसिस कर पाए। ओके जी, समझ गए सेंट्रल डेटाबेस क्या है? ये सारे बिजनेस रिलेटेड डेटा को क्या करेगा? स्टोर करता है वेयरहाउस के अंदर। सिक्स्थ है हमारे पास एक्सेस टूल्स। एक्सेस टूल्स क्या करते हैं? ये यूजर को इनेबल करते हैं टू एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद द डेटा स्टोर्ड इन द वेयरहाउस फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। एक्सेस टूल्स क्या करवाते हैं? अगर यूजर हमारे डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है तो एक्सेस टूल्स की मदद से वो उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा जो कि वेयरहाउस के अंदर स्टोर है, ताकि हम क्या कर पाए, जो यूजर है वो क्या कर पाए, उसका एनालिसिस कर पाए और उसकी रिपोर्टिंग कर पाए। ठीक है। सातवां है हमारे पास मेटा डेटा। तो मेटा डेटा क्या होता है? ये डेटा होता है अबाउट द डेटा स्टोर्ड इन वेयरहाउस। मेटा डेटा क्या है? डेटा का भी जो डेटा रखा जाएगा, यानी कि किस तरीके का डेटा रखा हुआ है, उसको हम बोलेंगे मेटा डेटा। ठीक है जी। डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। मेटा डेटा किस लिए काम आता है? फॉर एक्सट्रैक्शन, लोडिंग प्रोसेसेस, वेयरहाउस मैनेजमेंट और क्वेरी मैनेजमेंट। ठीक। अगला है हमारे पास डेटा स्टेजिंग एरिया। डेटा स्टेजिंग एरिया क्या होता है? ये प्रिपेयर करता है एक्सट्रैक्टेड डेटा फॉर स्टोरेज इन द वेयरहाउस बाय क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग इट। तो डेटा स्टेजिंग एरिया क्या होता है? ये डेटा को एक पर्टिकुलर स्टेज के हिसाब से क्या करता है? क्लीन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और स्टैंडर्डाइज करता है। नाइन्थ हमारे पास इंफॉर्मेशनल डिलीवरी कंपोनेंट। तो इंफॉर्मेशनल डिलीवरी कंपोनेंट नाम समझ रहे होंगे कि ये इंफॉर्मेशन की डिलीवरी के काम आता होगा, यानी कि इट enables users to access and subscribe to data from the warehouse for analysis and reporting। ये यूजर को एक्सेस के लिए एनेबल करता है ताकि वो डेटा से सब्सक्राइब कर पाए। ठीक है। 11th हमारे पास डेटा मार्ट्स। डेटा मार्ट्स क्या होते हैं? ये सबसेट्स होते हैं कॉर्पोरेट वाइड डेटा टेलर के। ठीक है। यानी कि डेटा मार्ट्स क्या है? ये बहुत बड़े डेटा के सबसेट्स होंगे। ठीक। 12th है हमारे पास मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोनेंट, जो कि किस लिए काम आता है? फॉर द कोऑर्डिनेटिंग सर्विसेज विद इन द डेटा हाउसेस। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोनेंट क्या करते हैं? ये सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करते हैं डेटा वेयरहाउस के अंदर, जिससे कि हम क्या कर पाते हैं? डेटा को कंट्रोल कर पाते हैं, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, उसके ट्रांसफर को कंट्रोल कर पाते हैं और डिलीवरी को भी मैनेज और कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये है हमारे डेटा वेयरहाउस के कंपोनेंट्स। आप समझ गए होंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि एग्जाम टाइम पे आपको ये सब चीजें याद रहें। ओके गाइस, आप ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ से। ये डायग्राम आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो आप ये डायग्राम यहाँ से बना सकते हैं कि हमारे पास ये सोर्स डेटा है, एक्सटर्नल ये मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट है जो कि मैनेज कर रही है सारे डेटा को। ये इन्फॉर्मेशन डिलीवरी होती है, यहाँ से डेटा माइनिंग हो रही होती है, ये OLAP है,
ये रिपोर्टर क्वेरी है, क्वेरी मैनेजर। ये डेटा मार्ट्स यानी कि सबसेट्स होते हैं डेटा के। ये डेटा स्टेजिंग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के हिसाब से डेटा को हमें क्या करा, स्टोर किया गया है। ये डेटा वेयर हाउस है, सेंट्रल इसको बोल देते हैं। तो ये डायग्राम आपको बना के आना है, ठीक है, जहां पे आपको सारे कंपोनेंट्स को दिखाना है। इसके बाद बात करते हैं कंसेप्ट क्या होता है बिल्डिंग डेटा वेयर हाउस। अब भाई डेटा वेयर हाउस बनाना है तो उसका कंसेप्ट क्या होगा। कंसेप्ट क्या है बिल्डिंग डेटा वेयर हाउस। सबसे पहले उसकी बिजनेस नीड क्या है। हम भाई डेटा वेयर हाउस बनाने वाले हैं, ठीक है, ऐसे तो है नहीं हम वैसे बनाने बैठ जाएंगे। सबसे पहले उसकी बिजनेस नीड को देखेंगे कि भाई क्या इसकी नीड है डेटा वेयर हाउस बनाने की, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और गोल्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसकी बिजनेस को देखना। सबसे पहली चीज, हमें अगर कुछ खोलना चाह रहे हैं, कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी नीड पे फोकस करना है कि क्या वाकई में मार्केट के अंदर उस बिजनेस की नीड है। अगर है तो बनाएंगे, ठीक है। फिर चल हमने अब मार्केट के अंदर, चलो हमने मान लिया कि नीड तो है भाई, फिर हम ये देखेंगे कि डेटा कहां से आएगा हमारे पास। हमारे पास भी तो डेटा आना चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए। क्या स्टोर करेंगे जब हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो स्टोर क्या करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे बिजनेस नीड्स क्या है, दूसरी देखेंगे डेटा के सोर्स कहां से हैं। तो डेटा के सोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको स्ट्रक्चर्ड वे में बना लेंगे कि भाई यहाँ से इस पार्टिकुलर फॉर्मेट का डेटा आना है, यहाँ से इस पार्टिकुलर फॉर्मेट का डेटा आना है। उसके बाद डेटा भी आ गया, अब हमारे पास स्टोरेज होनी चाहिए प्रॉपर। स्टोरेज के लिए हम फिजिकल और क्लाउड बेस्ड सर्विस को यूज करते हैं। अब हमारे पास स्टोरेज आ गया, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर देखेंगे, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेटा वेयरहाउसिंग के प्रोसेस को मैनेज कर पाए, ठीक है। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर भी आ गया, तो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी तो चाहिए लोग। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए लेबर चाहिए होती है। लेबर जैसे कि बैकएंड डेवलपर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, एनालिस्ट्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, ये सब चाहिए। छठा है, अब हमारे पास सब कुछ है, तो अब हम क्या करना है, हमारे को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट मतलब हमको डेटा वेयरहाउस को डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज करना है। साथ है इसके बेनिफिट्स। सेवंथ कंसेप्ट क्या है, बेनिफिट्स। इसका बेनिफिट्स क्या होता है, जब हम एक कंसेप्ट के हिसाब से डेटा वेयरहाउस को बनाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है हमको। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा टाइम बचता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमको भाई पर्टिकुलर रोड मैप, हमें किसी घर पे जाना है और हमें उसका रास्ता नहीं पता है, तो हमारे लिए टेंशन होगी, रास्ता ढूंढने में टाइम लगेगा। जब हमको रास्ता पहले से पता है तो वहां जाने के लिए क्या है, टाइम भी सेव हो गया, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हम कभी भी जा सकते हैं। फिर हमारा इनसाइट्स भी इंक्रीज हो गए और हमारी सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो गई। तो ये कंसेप्ट है, सबसे पहले बिजनेस नीड को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद डेटा सोर्स को देखना, तीसरा स्टोरेज अपने वेयरहाउस के लिए बनाना, चौथा सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना जो कि मैनेज कर पाए, छठा लेबर यानी कि बैकएंड डेवलपर्स वगैरह अच्छे अच्छे ढूंढना, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर देना। ये है कंसेप्ट ऑफ बिल्डिंग अ डेटा वेयरहाउस। आई होप आप इतना समझ गए होंगे गाइस। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डेटा को मैप करने के लिए डेटा वेयरहाउस के अंदर, यानी कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैपिंग द डेटा वेयरहाउस। कौन कौन से स्टेप हैं जो हम यूज करते हैं फॉर मैपिंग द डेटा वेयरहाउस टू ए मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप जरूर पढ़ के जाना। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मैपिंग द डेटा वेयरहाउस टू मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर इंक्लूड रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजी। सबसे पहली चीज यूज होती है रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजी जो है डेटा वेयरहाउस के लिए, उसको हम सबसे पहला क्या मानते हैं, स्टेप मानते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजी के अंदर, इसमें हम बेसिक्स को सीखते हैं रिलेशनल डेटाबेस के, और उनके रोल को सीखते हैं, जो किस चीज के अंदर रोल को सीखते हैं, डेटा वेयरहाउसिंग के अंदर। दूसरा है पैरेललिज्म को लगाना। तो हमारे पास दो टाइप्स के पैरेललिज्म्स होते हैं, एक होती है इंटर क्वेरी पैरेललिज्म और एक होती है इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म, ठीक है। तो इंटर क्वेरी जो है, इंटर क्वेरी पी जो है हमारे पास, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करती है सेम टाइम पे, जबकि इंट्रा क्वेरी पैरेललिज्म क्या करती है, वो एक एसक्यूएल क्वेरी को, मतलब हमारे पास बहुत बड़ी क्वेरी आई तो उसको सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगी और हर सब पार्ट को एक कंकरेंट टाइम यानी कि साथ के साथ क्या करेगी, उसको सॉल्व कर रही होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डिकम्पोज करता है एक सीरियल एसक्यूएल क्वेरी को एक लोअर लेवल ऑपरेशन के अंदर और एग्जीक्यूट करता है उनको कंकरेंटली। तीसरा स्टेप होता है हमारे पास डेटा पार्टीशनिंग का। सबसे पहले हमने रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजी लगाई है,
जिसके अंदर हम बेसिक्स को सीख रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस के। दूसरा हमने पैरेललिज्म करना है, यानी कि दो टाइप्स के पैरेललिज्म होते हैं, एक होती है इंटर क्वेरी, एक होती है इंट्रा क्वेरी, दोनों आपको बता दिए। तीसरा है डेटा को पार्टीशन करना, यानी कि ये की कंपोनेंट होता है फॉर इफेक्टिंग पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस। पार्टीशनिंग को हम रैंडमली भी कर सकते हैं और इंटेलिजेंटली भी कर सकते हैं। तो पार्टीशनिंग में हम कई सारे मेथड्स को यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि की रेंज पार्टीशनिंग को, स्कीमा पार्टीशनिंग को, यूजर डिफाइंड पार्टीशनिंग को, या राउंड रॉबिन फैशन पार्टीशनिंग को, या अभी आपको पढ़ने नहीं है ये, मतलब केवल आपको नाम याद रखने की, इस तरीके से हम पार्टीशन करेंगे। आपको केवल ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। कि सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजी को लगाएंगे हम डेटा वेयरहाउस के अंदर, दूसरा पैरेललिज्म लगाएंगे, तीसरा पार्टीशनिंग लगाएंगे, ठीक जी। तो तीसरा हमारे पास क्या है, पार्टीशनिंग लगाना, तो हम पार्टीशनिंग लगाएंगे। फिर उसके बाद डेटाबेस आर्किटेक्चर यूज करेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। चौथा पॉइंट हमारे पास है डेटाबेस आर्किटेक्चर ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हमारे पास 3 डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टाइल होते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। एक होता है शेयर्ड डिस्क आर्किटेक्चर, एक होता है शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर, और एक होता है शेयर्ड मेमोरी या शेयर एवरीथिंग आर्किटेक्चर वाला। तो इनको भी आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद रखने। पांचवा हमारे पास पैरेलल डीबीएमएस फीचर्स। इसके अंदर हमारे पास ऑप्टिमाइजर इंप्लीमेंटेशन का यूज होता है, एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी का यूज होता है, पैरेलल एनवायरनमेंट और डीबीएमएस मैनेजमेंट टूल्स इसके अंदर होते हैं। छठा है हमारे पास ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। तो हम एडवांस डेटाबेस इंडेक्सिंग प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, और स्पेशलिस्ट आरडीबीएमएस को यूज कर सकते हैं। सातवां हमारे पास पैरेलल डीबीएमएस वेंडर्स, जैसे कि ओरेकल, इन्फॉर्मिक्स, आईबीएम, सीबेस, ये सारे के सारे क्या हैं, ये डीबीएमएस वेंडर्स हैं। आठवां है हमारे पास स्पेशलाइज्ड डेटाबेस प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर हम रेड ब्रिक सिस्टम को यूज कर सकते हैं, व्हाइट क्लॉक सिस्टम को यूज कर सकते हैं, और बाकी सारे आरडीबीएमएस प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो मैपिंग प्रोसेस क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द एप्रोप्रिएट आर्किटेक्चर स्टाइल, पार्टीशनिंग द डेटा इफेक्टिवली, and implementing parallel processing features to improve performance and scalability। तो हमारे पास मैपिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारे पास मैपिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम सबसे पहले जब हम मैप करने जाएंगे तो एक पार्टिकुलर एप्रोप्रिएट आर्किटेक्चरल स्टाइल को देखेंगे। उसके बाद डेटा को उस आर्किटेक्चरल स्टाइल के हिसाब से इफेक्टिवली पार्टीशन करेंगे उसका, और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए, ताकि परफॉर्मेंस बढ़ा पाएं और स्केलेबिलिटी को बढ़ा पाएं। तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डेटा को मैप करने के लिए टू ए मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप है रिलेशनल डेटाबेस टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करना फॉर डेटा वेयरहाउस, दूसरा पैरेललिज्म का यूज करना, तीसरा डेटा को पार्टीशन करना, चौथा डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है पैरेलल प्रोसेसिंग में हम यूज करने वाले हैं उसको डिफाइन करना, फिर बाकी सारे जो फीचर्स जैसे कि पैरेलल डीबीएमएस फीचर हो गए या ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज क्या यूज कर सकते हैं, डीबीएम वेंडर्स कहाँ से लाएंगे हम, और डेटाबेस के प्रोडक्ट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, इन सबको क्लैरिफाई करके हमको तब जाके अपने जो डेटा वेयरहाउस है उसको मैप करना है मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर के अंदर। तो ये स्टेप्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम डेटा वेयरहाउस को डिजाइन करने वाले हैं या वेयरहाउस को डिजाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हमको एनालाइज करना है करंट लेआउट और प्रोसेसेस का, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम एक डेटा वेयरहाउस बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केट के अंदर जो डेटा वेयरहाउसेस हैं उनका लेआउट कैसा है फिलहाल में, उनके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, इस सबको ध्यान करेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ये जो पार्टिकुलर हमारे पास अभी मार्केट के अंदर डेटा वेयरहाउस है इसके अंदर कोई कमी है क्या, अगर कमी है तो अपॉर्चुनिटीज इसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे जिनका हम इंप्रूव करके बिजनेस बना सकते हैं। फिर ठीक है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक अप्रोप्रिएट डिजाइन टाइप को चूज करेंगे, एप्रोप्रिएट डिजाइन टाइप को चूज करना। उसके बाद जब हमारे पास डिजाइन टाइप भी अप्रोप्रिएट आ गई है, उसके बाद उस डिजाइन टाइप को टेस्ट करेंगे और रिफाइन करेंगे लेआउट को। उसके बाद वर्कफोर्स लगाएंगे, स्टोरेज स्पेस को ऑप्टिमाइज करेंगे, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो को इंश्योर करना, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लगाना, वेयरहाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सही से यूज करना, इनकॉर्पोरेट ऑटोमेशन करना, या और मेंटेन वर्कफ्लो एंड एक्सेस।
तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हमको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले करंट लेआउट जो है उसको एनालाइज करना है। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है कि हम करंट लेआउट के अंदर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके हमको एक अप्रोप्रिएट डिजाइन टाइप चूज करना है जिससे कि हम इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। हमारे पास डिजाइन टाइप सही आ गया, उसके बाद उस डिजाइन टाइप को हमको टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करने के लिए हमको वर्कफोर्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको ऑप्टिमाइज डेटा का स्टोरेज करना है, हमारे पास ऑप्टिमाइज करनी है स्टोरेज स्पेस को। फिर हमें एक स्मूथ ट्रैफिक फ्लो को भी इंश्योर करना होता है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लगाने हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। वेयरहाउस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करना है, अच्छे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने। जब हमारे पास अगर वर्क फोर्स नहीं है, यानी कि हमारे पास डेवलपर्स नहीं है, तो उसको ऑटोमेशन के लिए भी रेडी रखना है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन रहती है कि हमारे पास डेवलपर नहीं है या उसको मैनेज करने वाले नहीं है, बैक एंड टीम नहीं है, तो ऑटोमेशन बन पाए। फिर हमारे पास आता है वर्क फ्लो और एक्सेस को मेंटेन करना। इतना आप समझिए, ठीक है, कि आपको 14 पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं डेटा वेयरहाउस और डेटाबेस के बीच में डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या करता है? ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करता है। डेटाबेस के अंदर डेली ट्रांजैक्शंस को हम इफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। डेटाबेस जो होता है ये यूजर ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेस यानी कि OLTP वर्क करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि ये स्ट्रक्चर्ड होता है नॉर्मलाइज्ड डेटा फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कि ये नॉर्मलाइज्ड डेटा के साथ स्ट्रक्चर किया जा सकता है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसके अंदर करंट अप टू डेट इंफॉर्मेशन होती है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर क्या होती है? रियल टाइम डेटा होता है। ये डेली ट्रांजैक्शंस को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। ये OLTP यानी कि यूजर ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेस को यूज कर रहा होता है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग यानी कि OLTP को ये यूज करता है। ये स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है नॉर्मलाइज्ड डेटा के साथ, और इसके अंदर करंट यानी कि अप टू डेट डेटा होता है। इतना आप समझिए। डेटा वेयरहाउस क्या होता है? डेटा वेयरहाउस के अंदर हम हिस्टोरिकल डेटा भी रखते हैं। दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सपोर्ट करता है जिससे कि हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस को यूज करता है, वो OLTP को यूज करता था, ठीक है। ये डीनॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर को यूज करता है, वो नॉर्मलाइज को यूज करता था। ये हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है फॉर बिजनेस इनसाइट्स एंड रिपोर्टिंग। वो क्या करता था? वो करंट डेटा को स्टोर करता था। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है OLAP के बीच में और OLTP के बीच में। तो OLTP का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, वहीं OLAP का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। ये जो डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस वाले। तो जो हमारे पास OLTP है यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग जो है, ये डिजाइन होती है ताकि हम डे टू डे जो डेटा है उसको उस ट्रांजैक्शन को मैनेज कर पाए। तो OLTP यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इज डिजाइन फॉर मैनेजिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस। इसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा। ये मतलब छोटे अमाउंट ऑफ डेटा के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि हम इसके अंदर इंसर्ट कर पाए डेटा को, या डेटा को अपडेट कर पाए या डिलीट कर पाए। ये नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर का यूज करता है ताकि हम एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग कर पाए। और ये करंट ऑपरेशनल डेटा को स्टोर करता है OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। वहीं हम बात करें OLTP कहां यूज होती है? डेटाबेसेस के अंदर, ठीक। वहीं OLAP यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जो कि डिजाइन की गई है बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस के लिए, वो यूज होती है डेटा वेयरहाउसेस के अंदर। डेटा वेयरहाउसेस, ठीक जी। तो ऑप्टिमाइज फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज दैट इन्वॉल्व्स लार्ज सेट ऑफ डेटा। OLAP जो है उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हैंडल कर पाए एक लार्ज डेटा के ऊपर। ये डीनॉर्मलाइज स्ट्रक्चर का यूज करता है जिससे कि हम फास्टर रिट्रीवल कर पाए डेटा का। चौथा पॉइंट है कि इसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा भी होता है। पांचवा पॉइंट कि ये इन डेप्थ एनालिसिस को इनेबल करता है। छठा पॉइंट, ये डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग को सपोर्ट करता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और एग्जाम टाइम पे आपको ये काम आएगा। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब यार, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है। तो मेटा डेटा, चलिए बात करते हैं मेटा डेटा क्या होता है। तो मेटा डेटा क्या है? इट इज द डेटा अबाउट डेटा, यानी कि डेटा के बारे में भी जो डेटा है उसको मेटा डेटा बोलते हैं। इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द कंटेंट,
कंटेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, यानी कि डेटा के जैसे हमारे पास भाई पार्टिकुलर एक डेटा रखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास एक डेटाबेस रखा हुआ है। अब इसका मेटा डेटा पता करना है हमको, तो मेटा डेटा क्या बताएगा, इस डेटा का कंटेंट क्या है, इस डेटाबेस के अंदर कंटेंट क्या है, और किस कंटेक्स्ट का डेटा रखा हुआ है, और कैसे स्ट्रक्चर में रखा हुआ है। इस चीज को पता करने के लिए हम मेटा डेटा का यूज करते हैं। तो मेटा डेटा क्या है, ये डेटा होता है अबाउट द डेटा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेटा मैनेजमेंट, डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा के एनालिसिस के लिए। इसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव, स्ट्रक्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा को बनाते हैं। मेटा डेटा के अंदर प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं अगर इसको हम अनचेक्ड रखते हैं, तो इसको मेटा डेटा को बहुत ज्यादा केयरफुली मैनेज किया जाना चाहिए, जिससे कि डेटा सेफ्टी और प्राइवेसी मैनेज हो पाए। इतना समझ गए होंगे कि मेटा डेटा क्या है। तो हमारे पास जो मेटा डेटा क्या है, ये डेटा अबाउट डेटा होती है जिसकी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द कंटेंट, कंटेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है मेटा डेटा की। तो ये कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है डेटा के बारे में, जिससे कि हम डेटा को यूनिक, जो कि डेटा को यूनिक बनाता है। दूसरा पॉइंट, ये रीयूज एनकरेज करता है डेटा के। इट एनकरेजेस रीयूज एंड एंश्योर्स इंटरऑपरेबिलिटी। तीसरा पॉइंट, ये इफेक्टिव डेटा गवर्नेंस को सपोर्ट करता है और डेटा की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, मेटा डेटा। चौथा, ये डेटा की डिस्कवरेबिलिटी को इनेबल करता है, जिससे कि हम एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए। ये कंप्लायंस और इंटरऑपरेबिलिटी जो है बिटवीन डेटा सेट्स, उसको इंश्योर करता है। डिफरेंट डेटा सेट्स के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को मेटा डेटा क्या करेगा, इंश्योर करेगा। ये कोलैबोरेशन और टाइम सेविंग एफिशिएंसी स्किल्स को फैसिलिटेट करता है। ये इंपॉर्टेंस है मेटा डेटा का, ठीक जी। रीयूज को एनकरेज करता है, इफेक्टिव डेटा गवर्नेंस को सपोर्ट करता है, डेटा डिस्कवरेबिलिटी को इनेबल करता है, कोलैबोरेशन को भी फैसिलिटेट करता है। चलिए बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है कि डेटा ऑर्गेनाइज इनटू डायमेंशंस फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मल्टी डायमेंशनल डेटा क्या होता है कि हम डेटा को डिफरेंट डायमेंशंस के हिसाब से रखते हैं ताकि हम उसकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर पाए। ये होता है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल डेटा। इसका यूज क्या है, ये इसका यूज हम करते हैं डेटा वेयरहाउसिंग के अंदर और बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर। इसके फीचर क्या है, इसका फीचर क्या है जी, ये एनालिसिस को इनेबल करता है अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस। अगर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल डेटा होगा तो हम डिफरेंट डायमेंशंस में जाके उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सपोर्ट करता है। ये डिस्क्रिप्टिव और स्ट्रक्चरल मेटा डेटा होता है। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव और स्ट्रक्चर वाइज मेटा डेटा रखा होता है। इसके अंदर हम डेटा को ड्रिल भी कर सकते हैं, यानी कि पास्ट में क्या डेटा रहा था उसको भी निकाल सकते हैं। ये यूजर फ्रेंडली एनालिसिस इंटरफेसेस को इंश्योर करता है। तो ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है, ठीक है। हम बात करते हैं कंसेप्ट हायरार्की क्या होती है। ये जो है डिफरेंट जो इसके अंदर हम टर्म्स को यूज कर रहे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कंसेप्ट हायरार्की क्या होता है, ग्रैन्युलैरिटी क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल डेटा क्या होता है, उसके यूजेस क्या है। तो कंसेप्ट हायरार्की मतलब हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं एक पार्टिकुलर हायरार्किकल ऑर्डर में। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कंसेप्ट के बेस पे, फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरोवर लेवल, फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरोवर लेवल। यानी कि बड़ा डेटा ऊपर होगा, छोटा डेटा उससे नीचे, उससे छोटा नीचे, उससे नीचे। इस तरीके से हम एक हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर कंसेप्ट्स को रख देते हैं, तो उसको हम कंसेप्ट हायरार्की बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जैसे कि हिस्ट्री के अंदर हम हिस्टोरिकल पीरियड्स को एंशिएंट से लेके मॉडर्न टाइम तक लेके आते हैं, यानी कि ठीक है भाई एंशिएंट टाइम में क्या रहा था, उसके बाद अब मॉडर्न टाइम में क्या चल रहा है। इस तरीके से जब हम एक पार्टिकुलर कंसेप्ट्स को एंशिएंट से मॉडर्न की तरफ लेके आते हैं ना, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हिस्टोरिकल पीरियड्स को। तो ये कंसेप्ट हायरार्की होता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस समझिए। इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है डेटा के बारे में, एनालिसिस सही से हो पाता है और रिसर्च सही से हो जाता है। ये कंसेप्ट हायरार्की होती है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग कंसेप्ट्स इनटू हायरार्किकल स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं कंसेप्ट हायरार्की, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज ग्रैन्युलैरिटी, इंपॉर्टेंट है। तो ग्रैन्युलैरिटी क्या होती है अब हम वो समझेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन समझते हैं पहले। लेवल ऑफ डिटेल और रेजोल्यूशन एट विच डेटा इज स्टोर्ड एनालाइज्ड। ग्रैन्युलैरिटी क्या है, एक लेवल होता है या डिटेल लेवल होता है या रेजोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं।
यानी किस लेवल पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, किस लेवल पे हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, ये ग्रेनुलरिटी के हिसाब से डिफाइन होती है। तो ग्रेनुलरिटी क्या है, ये लेवल होता है डिटेल का, किस लेवल पे या किस रेजोल्यूशन के अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं या उसका एनालिसिस कर रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ डेटा को अफेक्ट करता है, एफिशिएंसी ऑफ डेटा शिपिंग को अफेक्ट करता है और उसके टाइप्स ऑफ एनालिसिस को अफेक्ट करता है। इसका एग्जांपल क्या है, टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा होता है ना, जिसके अंदर हम डेटा को ईयर्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, मंथ के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, वीक्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, डेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और आवर्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। इसका ऑप्टिमल लेवल क्या होता है, यानी कि हम मिडिल से भी इसको निकाल सकते हैं, जिससे कि हम एग्जैक्ट सेगमेंटेशन कर पाए विदाउट बीइंग टू प्रिसाइज। पर्पस क्या है, ये डिटेल्ड सेगमेंटेशन को इनेबल करता है, जिससे कि हम मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर को टारगेट कर पाए। तो ग्रेनुलरिटी क्या है, एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हमको जो डिटेल चाहिए वो ग्रेनुलरिटी से हमको मिल सकती है। आई होप इतना समझ गए होंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई इस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कितना वॉल्यूम था डेटा का, उसको हम निकाल पाएंगे। इससे डेटा शेपिंग की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास कि पार्टीशनिंग क्या होती है, पार्टीशनिंग क्या होती है। तो जब हम लार्ज डेटाबेस है उसको डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर टेबल्स और मोर मैनेजेबल पीसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्टीशनिंग। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि हम इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, मैनेज छोटे छोटे जो डेटा सेट्स हैं उनको मैनेज भी इजीली कर दे सकता है, उनकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी और लोड बैलेंसिंग भी अच्छी हो जाती है। तो हमारे पास दो टाइप्स की पार्टीशनिंग होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, एक होती है वर्टिकल पार्टीशनिंग। कौन कौन से मेथड यूज होते हैं पार्टीशनिंग के अंदर, तो रेंज के हिसाब से पार्टीशनिंग की जा सकती है, लिस्ट के हिसाब से, कंपोजिट के हिसाब से और हैश पार्टीशनिंग। ये मेथड्स होते हैं पार्टीशनिंग के। की फीचर्स क्या हैं, स्केलेबिलिटी अच्छी कर देता है, इसको मैनेजेबिलिटी अच्छी कर देता है पार्टीशनिंग के बाद, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है डेटा वेयरहाउसिंग के अंदर। ये की फीचर्स हैं इसके। ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में काम होता है। बात करें बेनिफिट्स की, तो इट इंप्रूव्स अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ा देता है। ये लोकल ट्रांजैक्शंस को भी अलाउ करता है टू परफॉर्म ऑन इंडिविजुअल पार्टीशंस। ठीक है, तो ये इसका क्या है, बेनिफिट्स है। अगला है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वो है स्टार स्कीमा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्कीमा जो है उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो एक मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, स्टार स्कीमा की बात कर रहे हैं, एक मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल होता है जिसके अंदर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं डेटाबेस के अंदर फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस। स्टार स्कीमा को डायग्राम से समझाऊंगा ना तब अच्छी तरह समझ आएगा आपको। तो स्टार स्कीमा एक मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल होता है जिसका हम यूज करते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन डेटाबेस, जिससे कि हम इजी अंडरस्टैंडिंग कर पाए डेटा की और इजी एनालिसिस कर पाए। इसके अंदर हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं फैक्ट टेबल, यानी कि फैक्ट टेबल क्या होता है, ये सेंट्रल टेबल होता है, और डायमेंशनल टेबल्स। सेंट्रल टेबल होगा एक, उसके बाद ये डायमेंशनल टेबल, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशनल टेबल यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टार स्कीमा होता है। एक हमारे पास फैक्ट टेबल होता है, इसको सेंट्रल टेबल बोलते हैं, और उससे कनेक्टेड होते हैं डायमेंशनल टेबल्स। इसका पर्पस क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं फॉर क्वेरिंग लार्ज डेटा सेट्स। इससे एनालिटिकल क्वेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और सिंप्लीफाई हो जाती है क्वेरीज। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ये हैं कि ये क्वेरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, एग्रीगेशंस को फास्ट करता है, बिजनेस रिपोर्टिंग लॉजिक को भी सिंप्लीफाई कर देता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक जी। एक होता है हमारे पास स्नोफ्लेक स्कीमा। तो स्टार स्कीमा का डायग्राम ये देखो, ये स्टार स्कीमा का डायग्राम है। हमारे पास फैक्ट टेबल है जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी है, टाइम आईडी है, प्रमोशन आईडी है, कस्टमर आईडी है, रेवेन्यू है, यूनिट सोल्ड है। तो इसके अंदर तो हम बेसिकली बाकी जो हमारे पास डायमेंशन टेबल्स हैं उनका क्या रखेंगे, नेम रखेंगे। अब कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा प्रोडक्ट आईडी पे तो प्रोडक्ट की आईडी के हिसाब से चला जाएगा, कस्टमर आईडी के हिसाब से करेगा तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन निकल जाएगी, रेवेन्यू जनरेट करना था तो रेवेन्यू पार्टिकुलर डेटा सेट के हिसाब से निकल जाएगा। तो इस तरीके से स्टार स्कीमा काम कर रहा होता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा की। तो ये एक लॉजिकल अरेंजमेंट होता है टेबल्स का एक मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस के अंदर, जहां पे डायमेंशंस को हम नॉर्मलाइज करते हैं इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स।
जब हम डायग्राम से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी फिर इसका थ्योरी समझिए कि एक लॉजिकल अरेंजमेंट होता है टेबल्स का एक मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस के अंदर, जहां पे हर डायमेंशन को हम नॉर्मलाइज करते हैं इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर एक सेंट्रलाइज फैक्ट टेबल होता है जो कि मल्टीपल डायमेंशंस के साथ कनेक्टेड है, और हर डायमेंशन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है इनटू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स। पर्पस क्या है, इससे हम नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं डायमेंशन टेबल्स का। कंपैरिजन टू स्टार स्कीमा की बात करें तो इसके अंदर डायमेंशंस नॉर्मलाइज्ड होते हैं टू मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स, जिससे कि एक स्नोफ्लेक का स्ट्रक्चर बन जाता है। और स्टार स्कीमा के अंदर डीनॉर्मलाइज्ड डायमेंशंस यूज होती हैं। और स्नोफ्लेक, अगर कोई पूछे ना स्नोफ्लेक के बीच में और स्टार स्कीमा के बीच डिफरेंस क्या है, तो बता देना कि स्टार स्कीमा के अंदर डीनॉर्मलाइज्ड डायमेंशंस का यूज किया जाता है, वहीं स्नोफ्लेक के अंदर हमारे पास नॉर्मलाइज्ड डायमेंशंस का यूज किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारे पास ये है फैक्ट टेबल, यानी कि सेंट्रल डेटा। सेंट्रल डेटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में, स्टोर के बारे में, डेटा के बारे में, कस्टमर आईडी वगैरह के बारे में, इसको डिटेल मिल गई। अब कस्टमर आईडी की भी डिटेल मिलती है हमको कि कस्टमर कौन सी सिटी का, सिटी के हिसाब से हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। कस्टमर की कंट्री के हिसाब से हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। वैसे ही हम मंथ यानी कि टाइम के बारे में डेटा करें तो किस मंथ में यूजर कितने थे, किस क्वार्टर में यूजर कितने थे, इस हिसाब से जब हम एक डेटा को भी डायमेंशंस को भी नॉर्मलाइज कर दें तो उसको हम बोलते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। यानी कि स्टार स्कीमा तो यहां तक सीमित होता है, लेकिन कस्टमर की डिटेल्स के हिसाब से भी कस्टमर्स को क्लासिफाई कर दे, वो स्नोफ्लेक स्कीमा का काम होता है। चलिए बात करते हैं फैक्ट कॉन्स्टलेशन क्या होता है। तो फैक्ट कॉन्स्टलेशन की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, डेटा वेयरहाउस स्कीमा विद मल्टीपल फैक्ट टेबल्स शेयरिंग डायमेंशंस। तो फैक्ट कॉन्स्टलेशन क्या होता है, फैक्ट कॉन्स्टलेशन एक डेटा वेयरहाउस स्कीमा होता है जिसके अंदर मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होते हैं, और वो मल्टीपल फैक्ट टेबल्स जो हैं वो अपने अपने डायमेंशंस को शेयर कर रहे होते हैं। इसको हम गैलेक्सी स्कीमा के नाम से भी जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये फैक्ट टेबल है, दो फैक्ट टेबल हैं, और उन फैक्ट टेबल्स की कुछ कॉमन डायमेंशंस हैं। और इस पार्टिकुलर जो हमारे पास डायग्राम है, जहां पे दो फैक्ट टेबल्स यानी कि दो सेंट्रल डेटा बेसिस एक पार्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को दोनों यूज कर रहे हैं, ये होता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन। पर्पस क्या है, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा को अलाउ करता है। चैलेंजेस क्या है, ये काफी डिफिकल्ट होता है इंप्लीमेंटेशन के लिए, और मेंटेन करना भी इसको डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है। ये फैक्ट कॉन्स्टलेशन है। सो गाइज यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट के अंदर। आई होप मैंने आपको सारे टॉपिक सही से समझा दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, और आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं।